तो हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। वीर सावरकर के साथ क्या इतिहास में अन्याय किया गया है, इसी पर हमारी बहस चल रही है। क्योंकि जब भी उनका नाम आता है, जो अल्पसंख्यकों की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाती है। ये सवाल उठाती है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिस पर रंजीत सावरकर जी साफ साफ इनकार करते हैं। ये भी कहती हैं कि उनका नाम गांधी की हत्या में आया था, लेकिन इस बारे में किसी भी तरह का कोई सबूत तब की जवाहरलाल नेहरू सरकार या फिर कपूर कमीशन को नहीं मिला था। सीधे अपने पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं। रंजीत सावरकर जी मेरे साथ हैं, अनिल सिंह जी मेरे साथ हैं, अवनीजेश अवस्थी जी मेरे साथ हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, अब्दुल हफीज गांधी मेरे साथ है, डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ है। सीधे चलूंगा चेतन त्रिपाठी के पास, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह जी, आप एग्री करती है मैडम? अनिला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि सावरकर की इस आइडियोलॉजी को ठुकराने के पीछे क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्योंकि उनका हिंदुत्व विराट था, उनका हिंदुत्व विशाल था। कोई दो राय नहीं है इसमें। वो हिंदुत्व की जो परिभाषा होता है उसको परिभाषित किया उन्होंने। वो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। और ये लोग कौन है? ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा, हमने देखा कि रामलला मंदिर का जो निर्माण होना था उसका विरोध किया। ये वही गैंग है, पूरा का पूरा। हिंदू नाम आ जाए बस इनको मिर्ची लग जाती है, पूरी राजनीति करने आ जाते, इतिहास भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि क्या सत्यता है और क्या झूठ है। बार बार ये कहते हैं अरे उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। अभी रणजीत जी ने भी बताया कि जो उस वक्त के गृह मंत्री थे उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उन्होंने किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी थी। ये देखिए, मैं बताऊं दीपक जी, जो लॉयर थे, इन सब के जो लॉयर्स थे, वो एक पिटीशन बनाते थे, एक टेम्पलेट की तरह होता था वो, और वो सभी प्रिजनर्स, सभी कैदी ये करते थे। सावरकर जी ने यहां तक लिखा था कि भाई यहाँ पे जो जितने कैदी हैं आप इनको छोड़ दो, मुझे मत छोड़ो। और उस वक्त वहां ज्यादातर बंगाल के कैदी थे, पंजाब से जो गदर मूवमेंट हुआ था वहां के कैदी थे। वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने ये कहा था कि भैया मुझे जेल में रहने दो, इन सबको तो छोड़ दो, वो नहीं बताएंगे। और एक चीज बताऊं आपको दीपक जी, वीर सावरकर जी के आदर्श कौन थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जो एक वॉर टैक्टिक्स थी हमको अच्छी तरीके से पता है। औरंगजेब से उन्होंने हाथ मिलाया था, किस लिए? अब तो ये कह देंगे कि वीर शिवाजी भी जो थे गद्दार थे। औरंगजेब से हाथ मिलाया था जिससे दरबार में जाकर जो राजपूत वहां पे उनके दरबार में थे उनका सहयोग ले सके, खदेड़ सके मुगलों को। शिवाजी ने सबसे पहला हिंदू राष्ट्र बनाया। किस प्रकार से औरंगजेब के यहाँ से वो छुपकर भागकर निकले थे। तो इनके परिभाषा के अकॉर्डिंगली तो वीर सावरकर जी शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे, तो शिवाजी भी एक प्रकार से इनके लिए गद्दार हो जाएंगे। भैया हर हिंदू को आप गद्दार कहोगे क्या? इसका उत्तर इनके पास नहीं होगा। ठीक है, जितने इसी सवाल का जवाब ले जाता हूं। देख लीजिए, इनको वो इतिहास पढ़ाया गया जो कांग्रेस इन्हें पढ़ाना चाहती थी, वही मैं आ रहा हूं एक मिनट आपके पास, अब्दुल हफीज गांधी जी के पास। अब्दुल हफीज गांधी जी, क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सावरकर ने आगे बढ़ाया, इसीलिए उनके नाम पर विवाद है? क्या इसीलिए आप उनके नाम पर आपत्ति कर रहे हैं? क्योंकि गांधी जो टाइटल है आपने भी लिखा हुआ है, अब्दुल हफीज गांधी, महात्मा गांधी का सरनेम आपने भी लिया हुआ है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी लिया हुआ है, आपने भी लिया हुआ है, लेकिन असली गांधी जो है उनके प्रपोत्र, जिसका नाम अभी राजनीतिक में तहसीन पूनावाला ने जिक्र किया, तुषार गांधी, वो किस राजनीतिक हाशिए पे है सब लोग जानते हैं। देखिए दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि सावरकर जी अथीस्ट थे और रैशनलिस्ट थे, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने हिंदुत्व के 1923 में एक किताब लिखी और उसमें एक विचारधारा दी उन्होंने। और ये भी सत्य है कि 1937 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद 1942-43 में सरकार बनी सिंध के अंदर और बंगाल के अंदर, जो मुस्लिम लीग के साथ बनी थी। और जब 1943 में सिंध असेंबली में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था तो हिंदू महासभा के वहाँ पर मंत्री थे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी जो सावरकर जी की जो राजनीति है, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जिसमें हमने जाके मुस्लिम लीग से जो है एक गठबंधन किया और बंगाल के अंदर और सिंध के अंदर हमने सरकार भी चलाई। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो अपने आप को अथीस्ट कह रहा है, जो अपने आप को रैशनलिस्ट कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग से भी पैक्ट जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं और वो टू नेशन थ्योरी भी दे रहे हैं। जब
जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग है उसने जो टू नेशन थ्योरी दी थी उससे करीब 16 साल पहले ये टू नेशन थ्योरी सावरकर जी की तरफ से जो है कहीं ना कहीं निकल कर आती है। तो ये आप ये देखिए कि पूरी जो पॉलिटिक्स है, वैलिड पॉइंट उठाए बहस के लिए, मैं इसी का जवाब सीधे रंजीत सावरकर जी से लूंगा, फिर तहसीन के बाद चलूंगा। रंजीत जी, इन्होंने भी वही सवाल उठाया, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई टू नेशन थ्योरी वीर सावरकर ने दी थी? देखिए, सिंध और नहीं, मैंने तो वो कहा कि उन्होंने दी नहीं थी, वो तो उनके जन्म के पहले ही सर सैयद में दी थी। दूसरी बात, सिंध प्रांत की जो बात है, तो ये गड़बड़ का होती है। हम आज पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ गवर्नमेंट देखती है, हिंदू महासभा के मिनिस्टर्स ने रिजाइन, गांधी जी सुन लीजिए ना, गांधी जी सुन लीजिए। ये देखो, अरे सुनो ना, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो, बीच में मत रोको। देखो, सिंध की मिनिस्ट्री जॉइंट मिनिस्ट्री नहीं थी, क्यों? वो गवर्नर काउंसिल के मेंबर्स थे। जैसे 1946 में कांग्रेस के मेंबर्स कुछ गवर्नमेंट काउंसिल में थे और मुस्लिम लीग के थे। इट वाज नॉट ए जॉइंट मिनिस्ट्री, ये पहली बात ध्यान रखो। इट वाज नॉट ए कोएलिशन। और सावरकर ने तभी लिख के दिया है कि अगर हमारे मंत्री वहां नहीं रहेंगे तो हिंदुओं के हित की रक्षा नहीं होगी। तो हम सत्ता में जाके हिंदुओं के हित की, हम उनसे हाथ नहीं मिला रहे। और जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन हुआ तो हिंदू मंत्री वहां नहीं थे, वो निकल गए थे। और सिंध में बाद में रेफरेंडम भी हुआ है, तो उसमें तब ये नहीं थे, ये निकल गए थे बाहर। ये बात ध्यान रखो। आप आज की राजनीति में ये शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, वो एक गवर्नर इन काउंसिल होता था, वो गवर्नर को गवर्नर इन काउंसिल कहते हैं, उसके अंडर ये लोग काम करते थे। उसमें कुछ मुस्लिम लीग के थे, कुछ हिंदू महासभा के थे। अगर उनको पूरा बहुमत मिलता तो उनकी सरकार बन जाती थी। ये गठबंधन सरकार आज की ये नहीं है, ये आप कृपया ध्यान में रखो। और उन्होंने वही स्पष्ट किया, मैं वापस कहता हूं कि हिंदू मंत्री हिंदू हित के लिए अंदर गए और इसीलिए वो गए। ठीक है, मैं सीधे चेतन त्रिपाठी के पास नोएडा चलता हूं, उसके बाद तहसीलपुरा वाला। चेतन, क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट पर? क्या आपको लगता है कि वीर सावरकर के साथ इतिहास ने न्याय किया है, या जिस तरह से छवि उनकी पेश की गई उसके आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है? सर, तीन बातें हैं। पहली चीज, सावरकर ने माफी मांगी, ये लिखित प्रमाणित बात है। दूसरी बात यह है कि सावरकर ने माफी मांगने के बाद से और रिहा होने के बाद कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको पेंशन मिलती थी वो किस लिए मिलती थी ये बताया जाना चाहिए। जो पेंशन का अमाउंट उनको दिया जा रहा था वो किस लिए दिया जा रहा था? क्या सावरकर ने 1942 में ये नहीं बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं जाना चाहिए? या जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको अंग्रेजों के पक्ष में रहना चाहिए? तो इस तरीके से एक बात है। और आज बात ये नहीं है कि आज सावरकर के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, आज मूल्य चुनने की बात है। क्या हम एक ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे जिसने माफी मांगी तो गांधी जी भी अंग्रेजों से बात करते थे, नेहरू जी भी अंग्रेजों से बात करते थे, उसी के आधार पर आजादी ली। एक सेकंड सुन लीजिए सर, क्या हम ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे जो माफी मांग के आता है, या हम ऐसे व्यक्ति के मूल्य चुनेंगे? वहां बहुत सारे लोग बंद थे उस जेल के अंदर, शिव वर्मा बंद थे, उन्होंने पूरी जिंदगी दोनों आंखें चली गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे तमाम लोग, ठाकुर राम सिंह बंद थे, पूरा जीवन खप गया, माफी नहीं मांगी। तमाम लोग बंद। सीधे इसी सवाल को लेकर अवनीश जी से चलता हूं। अवनीश जी, चेतन ने न्याय किया है फैक्ट के साथ, कि अन्याय किया है? चेतन जी को भी मैं बता देता हूं, और दीपक जी आपके दर्शकों को भी बता देता हूं। आप पढ़िए सावरकर साहित्य, 10 खंडों में सावरकर समग्र है। वहाँ लिखते हैं कि मैं कब तक इन बेड़ियों में रहूँगा, जब तक मैं बेड़ियों में रहूँगा तब तक अपनी मैं भारत माँ को बेड़ियों से नहीं छुड़ा सकता। सैकड़ों लोग अपने क्रांतिकारी जेल से भागते थे, इसलिए नहीं भागते थे क्योंकि वो भगोड़े थे, इसलिए क्योंकि भाग करके बाहर जा करके फिर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का वो पत्र आज सबके सामने है, वो सबके सामने है वो पत्र, जहां सावरकर कहते हैं, अरे चेतन जी बीच में नहीं, प्लीज चेतन जी बीच में नहीं, सुन लीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। वो पत्र अब सबके सामने आ गया है जिसमें सावरकर कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के भारतीय प्रशिक्षण लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज में इनका उपयोग करना, ये सावरकर कह रहे हैं, लिखित पत्र ये आप पढ़िए ना। ये बताया नहीं जाता किसी को। सुभाष चंद्र बोस की आज तक मृत्यु कैसे हुई किसी को मालूम नहीं चला, किसी को मालूम नहीं चला।
ये सारी बहुत रहस्यमय है। झूठे, जितने झूठे फैलाए गए हैं ना, उन झूठ सर, में मत जेल से आइए। रिहा होने एक के बाद व्यक्ति सावरकर माफी के का लिए नहीं एक मांग रहा, वो कह contribution रहा बता है जेल दीजिए। से बाहर जाकर के मैं फिर संघर्ष करूंगा। और जहां तक तो वही पेंशन की संघर्ष बात है, पूछ आप रहा हूं सुन मैं लीजिए। सर, कौन सा संघर्ष वो किया कोई उसके बाद काम नहीं उन्होंने? कर सकते थे, आपको मालूम है? वो बाहर नहीं निकल सकते थे। जो उनके ऊपर शर्तें थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, तो तहसील कहां से पूनावाला। खर्चा चलाते? कहां से तहसील खर्चा पूनावाला। चलाते? खाना कहां से खाते? तहसीम पूनावाला, क्या ये इतिहास के फैक्ट्स नहीं है जो अवनीश जी बता रहे हैं? नहीं। रंजीत जी आपसे ही बिल्कुल कंक्लूड झूठ। करूंगा। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। सबसे पहली बात, एक झूठ मैं अभी एक्सपोज करता हूँ। सबसे पहली बात, आजाद हिंद वो सेना, भारत रत्न वाली बात भी बता देना तहसीम, जरा भारत जी रत्न सर। वाली बात भी बता देना, अपने आप को भारत रत्न जी देने सर। वाली बात। जी सर, वो भी बता दूंगा। अगर पटेल जी दीपक को नहीं समय दिया, देंगे। अंबेडकर जी को नहीं दिया। जी सर, अगर समय दे तो वो भी बता दूंगा। अपने लेकिन आप को इस दे विषय दिया। पर अब हम- सर, आई रिक्वेस्ट यू, अभी इस विषय पे बात करें, उस पर भी अगर दीपक जी समय देंगे बात कर लूंगा, लेकिन मैं इस विषय पे बात करूँ। सबसे पहली बात, ये विषय सुभाष की चंद्र बात ही सिंह आप करते हैं, अपने आप को सर, वीर आई कह दिया। रिक्वेस्ट यू, दीपक जी, ये आई कैन आपकी बात से निकला था कि अपने आप को वीर कह दिया। दीपक जी, ऐसे नहीं होगा। मैं नहीं नहीं heckling नहीं, और ऐसे मैं नहीं है, मतलब आपने कहा ना, आप कहते हैं सावरकर के बारे में कुछ प्लीज, नहीं। दीपक जी, आप सावरकर जी के बारे में कुछ ठीक कहते हैं कि है, अपने आप को अवनीश वीर जी दिया। कंक्लूड कर लेने दीजिए, मेरे पास आपको वक्त बहुत कहने का कम है, हक है, मुझे अभी हम पूछने का बहस हक में नहीं जा कि अपने सकते। आप को भारत रत्न क्यों दे दिया? तहसीम 30 सेकंड। नेशनल टीवी पर आकर झूठ बोलना ये संघियों का ही काम हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे सावरकर ने चित्रगुप्त के नाम पर किताब लिखी और अपने आप को वीर का खिताब दिया। मैं उसको रिपीट करता हूँ। दूसरी बात, आजाद हिंद सेना या सुभाष चंद्र जी की फौज वो जर्मनी की साथ थी और सावरकर रहना चाहते थे अंग्रेजों के साथ। ये दूसरा झूठ एक्सपोज हो गया। अब तीसरा झूठ इनका एक्सपोज करता हूँ। 1942 में दो लोगों ने महात्मा गांधी को धोखा दिया। एक था मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा था सावरकर। इन दोनों ने महात्मा गांधी को धोखा दिया। और चौथी बात, कपूर कमीशन में सावरकर कॉन्विक्ट हुए। उनके खुद के सेक्रेटरी कहते हैं कि सावरकर ने गोडसे और आपटे को 15,000 रुपया दिया। ये एफिडेविट पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपके एफिडेविट चैनल पे पे लिखा झूठ बोला सत्य जा रहा नहीं है होता, और सर। बोला जा रहा है कि वो कॉन्विक्ट नहीं हुए, जबकि वो कॉन्विक्ट हुए थे कपूर कमीशन में, तब भी झूठ बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, रंजीत सावरकर जी कंक्लूडिंग कमेंट आपका। ये झूठ है पूरा। देखो कंक्लूडिंग, ये कपूर कमीशन की बात पूरी झूठ है। सावरकर के सेक्रेटरी और ये जो बोलते हैं कभी कपूर कमीशन सामने गए ही नहीं, ये इनके सामने गए ही नहीं। मेरे पास पूरे, अरे आप देखो कपूर कमीशन, आप ये डॉक्यूमेंट में छपे को झूठ बोलते हैं आप। दूसरी बात, सावरकर ने 1928 में एक लेख लिखा था कि आगामी महायुद्ध में क्या करना चाहिए, और उसके उन्होंने विचार दिया कि सैन्य में जाकर राइट समय पे जब महायुद्ध होगा तो उठा ये रिवोल्ट करना चाहिए। वही आगे हुआ। आईएनए रिकॉर्ड्स में ये ऑन रिकॉर्ड है कि वहां के अनेक सैनिकों ने कहा, वीर सावरकर ने मैं कहा था कि आपको सेना में जाना है। ये आज ऑन रिकॉर्ड है। प्रोफेसर कपिल कुमार इस पर लिख चुके हैं कि ये उन्होंने लिख के दिया है कि हम सावरकर के कहने पे आए और हमें कहा गया आपको यूनिवर्सिटी के पत्र मत लाओ। और चौथी बात, ये जो बार बार पगार वगैरह की जो बात है ना, तो महाराष्ट्र के ये सावरकर पगार नहीं लेते थे, महाराष्ट्र के समाजवादी विचार बनते हैं। आप जरा दूसरे भी पढ़े लीजिए। उन्होंने ये लिखा है कि उनको कैदी भत्ता मिलता था और वो भी दूसरे कैदियों के आधे रेट से। सुनो, दूसरों को 150 रुपए मिलता था, सावरकर को 60 रुपए मिलते थे, क्योंकि उन्हें बंद करके रखा था। उनको कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। तो ये 60 रुपए के लिए, अरे हमारे खानदान की पूरी जागीर हमने गवाई 60 रुपए के लिए। क्या शर्म करो, आप शर्म करो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और रंजीत ये जी। आप क्या किया? 1942 की बात कर रहा हूं मैं। सावरकर ने प्रतिकारी सहयोगी आंदोलन किया। उन्होंने कांग्रेस को कहा था हम साथ में काम करेंगे। तब कांग्रेस ने यह कहा कि मुस्लिम लीग पूरी शासन संभाल ले, हमें आपत्ति नहीं। सावरकर को इसको आपत्ति थी कि अल्पसंख्यक मुस्लिम लीग को आप कैसे भारत का शासन दोगे। आप इतिहास पढ़ो, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था। और अंबेडकर ने भी विरोध किया था और माधवेंद्र रॉय ने भी। एक दिन और तहसीम रुक जाइए, तहसीम रुक जाइए, बहस का वक्त नहीं है। एक दिन और बहस करेंगे और खुल के बहस करेंगे और फैक्ट्स को सामने लाएंगे। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जवाब। 90% लोग कहते हैं कि सावरकर के साथ अन्याय हुआ है। उन पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। 90% लोग ये मानते हैं नहीं उठाए जाने चाहिए उनके सवाल। लेकिन देश की बहस में आज इतना ही। देश की बहस के बाद रात 9:58 पर देखिए कैसे 26 जनवरी के लिए आ रहे हैं किसानों के बख्तरबंद ट्रैक्टर। ब्रेक के बाद बख्तरबंद ट्रैक्टर, तोप जैसा ट्रेलर, पंजाब से कूच वाया हरियाणा टू दिल्ली। 26 जनवरी को क्या है इरादा, देखिए रात 9:58 पर।